सबसे फनी बात तो यह है कि हाई स्कूल ग्रेजुएट होने के बाद वो एक्चुअली जाओ तियानले के साथ थी और उन्होंने शादी भी कर ली। और अब जब मेरा रीबर्थ हो चुका है तो मैं तुम्हारे लिए अपना फ्यूचर और रेपुटेशन क्यों रुइन करूंगा। इस वक्त टीचर के ऑफिस में उन दोनों की बातें सुनकर मुझे हंसी आ रही थी। पिछली लाइफ में मैंने बहुत ट्राई किया था डिफेंड करने का, पर सब फेल हो गया। शुरू में समझ नहीं आया कि टीचर मेरा बिलीव क्यों नहीं कर रहे, पर बाद में रियलाइज हुआ कि शुरू से ही ये इंक्वायरी बस एक फॉर्मेलिटी थी। जाओ तियानले डीन का बेटा है, ये बात क्लास टीचर को अच्छी तरह पता थी, तो मेरे एक्सप्लेन करने का कोई फायदा नहीं था और उसको कोई पनिशमेंट नहीं मिलने वाली थी। ऊपर से चेन सिरो तो मेरे साइड थी ही नहीं, और जैसा एक्सपेक्टेड था क्लास टीचर सॉन्ग वेनबो को चेन सिरो का आंसर मिलने के बाद उसने तुरंत नॉट किया। मुझे समझ आ गया, तुम दोनों पहले वापस जा सकते हो। क्लास टीचर सॉन्ग वेनबो ने कामली कहा, लेन यूफे, मैं तुम्हें क्या समझाऊं, तुम्हारे ग्रेड्स भी बुरे नहीं हैं तो तुम थर्ड ईयर के इस क्रूशियल टाइम पर ऐसी गलती कैसे कर सकते हो। अगर तुम चेन सिरो को पसंद करते भी हो तो ग्रेजुएट होने के बाद उसे परस्यू कर सकते थे ना। तुम्हारा इस तरह से डायरेक्टली हिट करना गलत था, समझ रहे हो। इस मैटर का पनिशमेंट फाइनल हो चुका है। तुम्हें 1500 वर्ड्स की एक अपॉलॉजी लिखनी होगी और फिर पूरे स्कूल में नोटिस बोर्ड पर तुम्हारा पनिशमेंट अनाउंस होगा। कॉलेज एंट्रेंस एग्जाम में बस 100 दिन बाकी हैं। ऐसी चीजों के चक्कर में अपनी लाइफ रुइन मत करो। मैंने बिना किसी एक्सप्रेशन के सीधा कहा, और अगर मैं रिजेक्ट कर दूं तो। ये सुनकर क्लास टीचर सॉन्ग वेनबो का दिमाग घूम गया। उसने आंखें बड़ी करके कहा, क्या कहा तुमने, रिजेक्ट? तुम्हें आइडिया भी है तुमने कितनी बड़ी गलती की है। फाइट करना वैसे भी गलत है, और वह भी इस कॉलेज एग्जाम के क्रूशियल मोमेंट पर। सामने वाले पेरेंट्स तुम पर एक्शन नहीं ले रहे हैं, यही बहुत बड़ी बात है। और एक बात सुन लो, तुम अपॉलॉजी लिखो या ना लिखो, पनिशमेंट तो मिलेगा ही। अगर तुम अपनी मिस्टेक एडमिट नहीं करोगे तो मुझे तुम्हारे पेरेंट्स को बुलाना पड़ेगा। ये सुनकर मुझे हंसी आ गई। फिर क्लास टीचर ने सिस्टम पर स्टूडेंट्स का रिकॉर्ड ओपन किया और मेरी मॉम का नंबर निकालकर डायरेक्टली कॉल लगा दिया। सच कहूं तो मुझे अब कोई फर्क नहीं पड़ता था। पिछली लाइफ में मैंने जो इनजस्टिस सहा था और उस टेंशन में जो अपना एग्जाम रूइन किया था, वह ज्यादा बड़ी गलती थी अपनी फैमिली के लिए। अब मुझे रोकने वाला कोई नहीं है। आप चाहे जो बोल लो, मैं कोई अपॉलॉजी लेटर नहीं लिखने वाला। मैं दोबारा कहूंगा, मेरी कोई गलती नहीं है। रियलिटी क्या है, वह टीचर होकर आपके दिल को किसी और से ज्यादा पता है। आपके दिल को सब क्लियर है, अब आपको जो पनिशमेंट देना है दो। ये बोलकर मैं तुरंत टर्न हुआ और ऑफिस से बाहर निकल गया। मजाक चल रहा है क्या? मैं एक रीइंकार्नेटेड इंसान हूँ, क्या मैं इन बातों से डरूंगा? अब जब मेरा रिबर्थ हो ही गया है इस हाई स्कूल के थर्ड ईयर में, तो मैं किसी के आगे नहीं झुकूंगा और ना ही कोई मिस्टेक एडमिट करूंगा। उस टाइम एग्जाम फेल होने के बाद मैं बहुत डीप डिप्रेशन में चला गया था, पर अब वो सारे एग्जाम पेपर्स मेरे दिमाग में छपे हुए हैं। मैं कसम खाता हूँ, जो ग्लोरी मेरी है वो मैं वापस लेकर आऊंगा। जब मैं क्लास में एंटर हुआ तो पूरी क्लास में अजीब सा शोर था। क्या हुआ, कैसा रहा? कुछ क्लोज फ्रेंड्स मेरे पास आकर डिटेल्स पूछने लगे। मैंने कॉन्फिडेंटली स्माइल करके कहा, और क्या होना था? मुझे एक अपॉलॉजी लेटर लिखने बोला और फिर पूरे स्कूल में वार्निंग का नोटिस निकालने को कहा। पर मैंने टीचर से साफ बोल दिया है, मैं वह लेटर नहीं लिखने वाला। ये बोलकर मैं अपनी सीट पर बैठ गया, अपनी बुक्स निकाली और सीरियसली रिवाइज करने लगा। मेरे बगल में बैठे सूबी ने थम्स अप दिखाया और हंसते हुए बोला, क्रेजी बॉस, तूने सीधा रिफ्यूज कर दिया। तो फिर टीचर ने क्या बोला? मैंने बहुत कैजुअल टोन में स्माइल करके जवाब दिया, पेरेंट्स को कॉल किया है। लेकिन ये सुनते ही चेन सीरो अचानक नर्वस हो गई। वो तुरंत मेरे पास आई और मुझे ड्रैग करते हुए कॉरिडोर में ले गई। चेन सीरो टेंशन में मुझे समझाने लगी, तुम टीचर की डिमांड को रिजेक्ट कैसे कर सकते हो? अगर तुमने अपॉलॉजी नहीं लिखी और मैटर बड़ा हो गया तो क्या होगा? मैं जानती हूँ मैंने झूठ बोला और तुम डेफिनेटली गुस्से में हो, सॉरी ना। मेरा वो इंटेंशन नहीं था, पर तुम खुद सोचो, हम दोनों को एक साथ पनिशमेंट मिले, उससे बेटर तो यही है ना कि सिर्फ तुम। चेन सिरो ने एकदम इनोसेंट और हेल्पलेस चेहरा बना लिया था, मुझे कन्विंस करने के लिए, ताकि मैं पूरा ब्लेम अपने ऊपर ले लूं। पिछली लाइफ में सिर्फ इसकी बातों में आकर ही मैंने सब कुछ अपने सर ले लिया था और एंड में सबसे बड़ा बेवकूफ़ मैं ही बना। लेकिन इस बार मैं दोबारा सेम मिस्टेक कैसे कर सकता हूँ? अगर मैं अब भी रिफ्यूज़ कर दूँ तो? और वैसे भी तुम्हें तो जाओ त्यालने पसंद नहीं था ना, तो तुम उसकी साइड क्यों ले रही हो? चंद सिरो पैनिकिंग टोन में एक्सप्लेन करने लगी, मैं उसकी हेल्प नहीं कर रही। मैं बस ये नहीं चाहती कि मैटर बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाए। अगर तुम अपॉलॉजी नहीं लिखना चाहते तो मैं तुम्हारी जगह लिख दूंगी। तुम बस टीचर के आगे अपनी गलती मान लो, फिर ये मैटर वहीं खत्म हो जाएगा। क्या सबके पेरेंट्स का आना जरूरी है? चंद सिरो रोते हुए मेरे हाथ पकड़कर प्लीड करने लगी। उसकी आंखों में डेस्परेशन थी, प्लीज मान जाओ ना। मैं सच में नहीं चाहती कि मेरे मॉम डैड को ये सब पता चले। तुम इस बार मेरी हेल्प कर दो, मैं तुम्हारी हर बात मान लूंगी। मैंने सार्कास्टिक स्माइल के साथ पूछा, क्या बात मानोगी मेरी? चंद सिरो ने अपने होंठ चबाते हुए धीमी आवाज में कहा, तुम मुझे पसंद करते हो ना, मैं तुम्हें मुझे परस्यू करने का चांस दे सकती हूँ। ये सुनकर मैं अचानक हंस पड़ा, सॉरी, ये चांस तुम किसी और के लिए बचा कर रखो। ये बोलकर मैं मुड़ गया और वापस क्लास में चला गया। पिछली लाइफ में मैं अंधा था, पर क्या इस लाइफ में भी मैं अंधा बनकर रहूंगा? और वैसे भी अगर मुझे किसी को परस्यू करना ही है तो किसी असली और प्योर इंसान को करूंगा ना, तुम जैसी फेक लड़की को क्यों चूज करूंगा? अचानक मेरे दिमाग में एक आइडिया क्लिक हुआ। इस टाइम पर वह लड़की पड़ोस वाले स्कूल में जरूर बुली हो रही होगी। थोड़ी देर बाद क्लास टीचर ने मुझे फिर से ऑफिस बुलाया। इस बार मैंने वहाँ अपनी मॉम को देखा। क्लियरली उन्होंने कभी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि उनका बेटा एक लड़की के चक्कर में फाइट करेगा। आखिर इतने सालों से मैं एक ओबीडियंट और पढ़ाई में ब्रिलियंट स्टूडेंट रहा हूँ। तुम्हारा मैटर मैंने तुम्हारी मॉम को बता दिया है, अब तुम खुद इन्हें ठीक से एक्सप्लेन करो। मॉम ने ठंडी सांस ली और मुझे ऑफिस के एक कॉर्नर में ले जाकर डिटेल्स पूछने लगी। मॉम, बात ऐसी है, मैंने उनके कान के पास जाकर धीरे से पूरी रियलिटी समझाई और एंड में अपना फोन निकालकर चैन सिरो का भेजा हुआ टेक्स्ट मैसेज उन्हें दिखाया। मॉम का गुस्सा आसमान पर था। इतनी देर से उनका बेटा बिना वजह ब्लेम ले रहा था। मॉम एकदम फ्यूरियस होकर बोली, वह लड़की ऐसे झूठ कैसे बोल सकती है? उन्होंने तुरंत वो फोन सीधा क्लास टीचर सॉन्ग वेनबो के फेस के आगे रखते हुए डिफेंड किया, इस मैटर में मेरे बेटे ने कोई झूठ नहीं बोला है और ना ही वह किसी की सोशल पोस्ट देखकर वहां गया था। इस लड़की ने खुद मैसेज करके बोला था कि कोई उसे हैरेस कर रहा है। मेरा बेटा तो बस उसकी हालत देखकर उसे बचाने गया था। क्लास टीचर सॉन्ग वेनबो की आंखें फटी की फटी रह गई। उसने ऐसी चैट हिस्ट्री का एक्सपेक्ट ही नहीं किया था।
पर तुरंत दांत पीसते हुए उसने कहा, ये झूठ बोलने वाली बात जरूर गलत है, लेकिन लिन यूफे का फाइट करना भी एक रियलिटी है, और जिसको उसने मारा है वो एक स्पोर्ट्स स्टूडेंट है। अगर उसके हाथ पैर में इंजरी हो गई तो उसका एग्जाम तो रुइन हो जाएगा ना। फिर क्लास टीचर सॉन्ग वेनबो पलटकर मुझे फिर से लेक्चर देने लगा, लिन यूफे, टीचर सिर्फ तुम्हें अपनी फिजिकल फाइट वाली मिस्टेक का अपॉलॉजी लिखने बोल रहा है, चाहे रीजन कुछ भी हो तुम्हें किसी पर हाथ नहीं उठाना चाहिए था, राइट। चेंसिरो ने झूठ बोला है, मैं उसको भी पनिश करूंगा। अगर इन सब बातों को साइड में रख दें तो गलती तो तुम्हारी भी है ना। मैं हंस पड़ा और पलट कर बोला, हाँ हाँ, इन सबको साइड में रख दें, क्या लॉजिक है। किसने सोचा था कि एक टीचर ऐसी बात भी बोल सकता है। टीचर, फैक्ट्स को साइड में रख दें तो क्या मैं एम्परर चीन शी हुआंग बन सकता हूँ। जब फॉल्ट उन लोगों का है तो सिर्फ मुझे अकेला क्यों पनिश किया जा रहा है। एक काम करते हैं ना, तीनों को एक साथ वार्निंग दो और पूरे स्कूल में अनाउंस करो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं। क्लास टीचर सॉन्ग वेनबो गुस्से से फट पड़ा, आप देखिए इस बच्चे को, गलती करने के बाद भी इसके अंदर रिग्रेट नाम की चीज़ नहीं है, और ऊपर से मुझसे आर्ग्यू कर रहा है। मुझे तो लगता है 1500 वर्ड्स की अपॉलॉजी भी इसके लिए काफ़ी नहीं होगी। तुम्हें कम से कम 3000 वर्ड्स लिखने होंगे और पूरे स्कूल के सामने पनिशमेंट पढ़नी होगी। तुम्हारे अंदर थोड़ा सा भी पछतावा नहीं है। पर मैंने हंसते हुए उसे काउंटर किया, टीचर एक बात तो क्लियर है कि जाओ तियानले को कोई पब्लिक पनिशमेंट नहीं मिलने वाली, राइट। क्या आप कंफर्म कह सकते हैं कि आप एक टीचर कहलाने के लायक हैं। ये सुनते ही क्लास टीचर गुस्से में खड़ा हो गया, लिन यूफे, अब तुम्हारे अंदर टीचर की इंसल्ट करने की हिम्मत भी आ गई है। उन्होंने मेरी मॉम की तरफ पॉइंट करते हुए कंप्लेन किया, आप खुद देख लीजिए आपके बेटे का एटीट्यूड क्या है अभी। अब मैं इस केस को हैंडल नहीं करूंगा, डायरेक्टली डीन के ऑफिस चलते हैं। मैं बोला, डीन के ऑफिस जाने का क्या फायदा। आपको क्या लगता है मुझे पता नहीं है कि जाओ तियानले उस डीन का बेटा है। क्या वो अपने खुद के बेटे का नुकसान होने देगा। मेरे स्टेटमेंट से वहां धमाका हो गया। आधे घंटे बाद डीन के ऑफिस में डीन ल्यू रोंग सख्त चेहरे के साथ डांट रहा था। अभी उस ऑफिस में जो भी ड्रामा हुआ मुझे सब बता दिया गया है। तो आप ही लिन यूफे की मॉम है ना। पहले इस बारे में बात नहीं करते कि सच किसका है और झूठ किसका। सबसे बड़ा इशू इस लड़के का एटीट्यूड है। ऊपर से इसने अपने टीचर के साथ आर्ग्यूमेंट की, उस क्लास टीचर को हार्ट इशू तक होने लगा इसकी वजह से। क्या ये कोई ढंग है बात करने का। और ये किसने कह दिया कि मैं अपने बेटे को पनिश नहीं करूंगा। अगर मेरे बेटे ने फॉल्ट किया है तो उसको भी सेम डांट पड़ेगी, सेम पनिशमेंट मिलेगी। मैं घर जाकर उस बेवकूफ की क्लास लूंगा, लेकिन लिन यूफे को अपने टीचर से स्ट्रिक्टली अपोलोजाइज करना पड़ेगा और 3000 वर्ड्स की अपॉलॉजी पूरे स्कूल के आगे रीड करनी होगी। उसकी हरकत ऑलरेडी बहुत एक्सट्रीम हो चुकी है। अगर वो अपनी गलती रियलाइज करके खुद को ठीक नहीं कर सकता तो हमारा स्कूल भी ऐसे स्टूडेंट को नहीं पढ़ा सकता। ये आखिरी लाइन सुनकर मॉम एकदम टेंशन में आ गई। डीन सर, इसका क्या मतलब है। क्या आप मेरे बेटे को एक्सपेल करना चाहते हैं। यह हाई स्कूल का फाइनल ईयर चल रहा है सर। डीन ल्यू रोंग अपनी सीट पर बदतमीजी से बैठते हुए बोला, आप ही देखिए इसके अंदर टीचर के लिए थोड़ी सी भी रिस्पेक्ट नहीं है। ऊपर से बोलता है कि टीचर पढ़ाने लायक ही नहीं। ऐसे स्टूडेंट को हम कैसे हैंडल करें। बात ये नहीं है कि हम इसको एजुकेशन नहीं देना चाहते, सच ये है कि हम हेल्पलेस हैं। मॉम ने घबराते हुए डिफेंड किया, मुझे पता है मेरे बच्चे का नेचर थोड़ा जिद्दी है, लेकिन मेरी मॉम अपनी बात पूरी करती उससे पहले ही मैं। अब मेरा इस नंबर 1 हाई स्कूल में रुकने का वैसे मन नहीं है, पड़ोस वाला नंबर 2 स्कूल भी बुरा नहीं है। ये सुनकर डीन ल्यू रोंग इतना फ्यूरियस हो गया कि उसका चेहरा लाल पड़ गया। वो उंगली पॉइंट करके जोर से चिल्लाया, आपने देखा, जस्ट लुक एट हिम। लिन यूफे की मॉम, मैं इसे बस एक आखिरी चांस दे रहा हूँ, या तो ये अपनी मिस्टेक्स एक्सेप्ट करके प्रॉपर्ली अपॉलॉजी दे या फिर स्कूल से एक्सपेल होगा। मैं जोर से हंसा, तुम्हारा ये घटिया नंबर 1 स्कूल तो मुझे वैसे भी नहीं पढ़ना। जब ये न्यूज़ स्कूल में फैली तो पूरी क्लास शॉक में थी। तू पागल हो गया है। ट्रांसफर इस वक्त तो कहाँ ट्रांसफर लेगा। तेरे कॉलेज एग्जाम का क्या होगा। चुपचाप एक अपॉलॉजी लेटर लिखकर गलती मान लेना यार। कुछ दोस्तों ने आकर मुझे समझाने की बहुत कोशिश की। आखिर कॉलेज एग्जाम का सवाल था जो पूरी लाइफ डिसाइड करता है। क्लास टीचर ने अभी हमसे बोला कि अगर तू 3000 वर्ड्स का अपॉलॉजी लेटर लिखने को रेडी है तो वह मैटर को खत्म कर देंगे, वरना हमारी केमिस्ट्री क्लास तो परमानेंटली कैंसिल हो जाएगी। लियू जियान ने फ्रस्ट्रेटेड होकर कहा, हाँ वही तो, तूने फाइट की और तुझे पनिशमेंट मिली, ठीक है, पर हम सबको इस ड्रैग में क्यों फंसा रहा है। तू एक आम सा अपॉलॉजी क्यों नहीं दे देता। तेरी वजह से पूरी क्लास अपनी स्टडी क्यों सफर करे। ऊपर से चंद सिरो ने बताया कि टीचर पहले इतने गुस्से में नहीं थे, लेकिन तूने जानबूझकर आर्ग्यूमेंट की और तेरी इसी हरकत की वजह से चंद सिरो को भी पनिशमेंट मिलने वाली है। तू अकेला सजा भुगत नहीं सकता था क्या। अब जब चेन सिरो के पेरेंट्स को बुलाया जा रहा है तो तू खुश है। देख, चेन सिरो रो रही है। वह कह रही थी कि उसके पेरेंट्स स्कूल के लिए निकल चुके हैं। तो कैसा मर्द है यार, एक लड़की को ऐसे कैसे रुला सकता है। तभी अचानक पूरी क्लास एकदम पिन ड्रॉप साइलेंट हो गई। वाइस प्रिंसिपल गु हाइबो ने 2 बार खांसी की और गेट से बोला, लिन यूफे कौन है। फिर मैं कॉरिडोर में गया जहां वाइस प्रिंसिपल गो हाइबो के साथ मेरी अकेली मीटिंग होने वाली थी। मुझे लगा कि वह किसी पीसफुल रेजोल्यूशन के लिए आए होंगे, पर यहाँ तो डायरेक्टली ब्रेन वॉश शुरू हो गया। कहने लगे कि भले ही टीचर ने तुम्हें गलत समझा हो, पर तुम अपने टीचर की इंसल्ट नहीं कर सकते। क्या तुम्हें लगता है कि थोड़े बहुत अच्छे मार्क्स आने पर तुम गॉड बन गए हो। और उसके बाद तो सीधी धमकी आने लगी, हमारे नंबर 1 स्कूल को तुम जैसे बच्चों की कोई जरूरत नहीं है, अगर तुम नहीं पढ़ना चाहते तो अभी छोड़ दो। मैंने बिल्कुल पोकर फेस के साथ रिप्लाई दिया, ठीक है। ये सुनकर वाइस प्रिंसिपल गो हाइबो इतने गुस्से में आ गया कि उसकी सांस अटकने लगी। उसने शायद अपनी लाइफ में ऐसा बदतमीज स्टूडेंट पहली बार देखा था। उसने चीखते हुए मुझे डायरेक्टली ऑर्डर दिया, विथड्रॉ कर लो, अभी क्या अभी। और उसी टाइम चंद सिरो के पेरेंट्स भी फाइनली पहुंच चुके थे। लेकिन अपनी बेटी को समझाने या डांटने के बजाय सबसे पहला काम उन्होंने यह किया कि उसकी हर गलती को कवर अप कर दिया। उसके बाद स्ट्रिक्ट चेहरे से, तुम अपनी औकात क्या समझते हो और तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमारी बेटी को झूठी बोलने की। टीचर सर, मेरे हिसाब से इस लड़के को दूसरी क्लास में डाल देना चाहिए। ये हमारी सिरो की क्लास में तो बिल्कुल नहीं रुक सकता। मुझे तो लग रहा है ये सिरो को हैरास कर रहा है। जब मेरी मॉम ने ये सब सुना तो उनका गुस्सा बर्दाश्त के बाहर हो गया।
वो जैसे ही पलट कर काउंटर करने वाली थी, मैंने बीच में ही रोककर सीधा अनाउंस कर दिया, मैं विड्रॉ कर रहा हूँ। मॉम, आप टेंशन मत लीजिए, स्कूल छोड़ने के बाद मेरी स्टडी और बेटर ही होगी। बगल में खड़े फिजिक्स टीचर ने एक ठंडी सांस छोड़ते हुए, भरी अगले महीने एक फिजिक्स कंपटीशन होने वाला था, मैं तुम्हें वहाँ रिकमेंड करने की सोच रहा था। ये कंपटीशन एक बहुत सॉलिड अपॉर्चुनिटी थी तुम्हारे लेवल के हिसाब से। अगर तुम वहाँ अच्छा स्कोर कर लेते तो हो सकता था तुम्हारे फाइनल एग्जाम में एक्स्ट्रा पॉइंट्स ऐड हो जाते। पूरी क्लास से सिर्फ एक ही कोटा है, और अब जब तुम ड्रॉप आउट कर ही रहे हो तो ये सीट मुझे किसी और को देनी पड़ेगी। ये सुनते ही चेन सिरो की मॉम ने एक बेहया वाली हंसी हंसते हुए पूछा, टीचर, क्या इस कंपटीशन से सच्ची में फाइनल एग्जाम में पॉइंट्स मिलेंगे? तो फिर आपको हमारी सिरो के बारे में क्या ख्याल है? क्यों ना उसे इस कंपटीशन में एक चांस दिया जाए? फिजिक्स टीचर ने अजीब थी, उसका फिजिक्स में जो स्कोर है वो काफी एवरेज है। 2 दिन बाद मैं अपने ड्रॉप आउट एप्लीकेशन फॉर्म के साथ क्लास टीचर से सिग्नेचर लेगा। तुमने प्रैक्टिकली अपनी पूरी लाइफ बर्बाद कर ली है। क्लास टीचर सॉन्ग वेनबो से बिना ताना मारे रहा नहीं गया। मैंने आज तक तेरे जैसा स्टबन स्टूडेंट नहीं देखा, जबकि तेरे मार्क्स इतने अच्छे हैं। केमिस्ट्री कंपटीशन के लिए भी मैं तेरा ही नाम भेजने वाला था, और अब तो देख, मैंने कंप्लीटली केयरलेस टोन में पलट कर कहा, टीचर, अगर आप मुझसे राइट नाउ अपोलोजाइज करें तो शायद मैं स्कूल में रुकने का सोच भी लूँ, सिर्फ केमिस्ट्री कंपटीशन जीतने के लिए। और जब अवार्ड मिलेगा तो उस पर आपका भी नाम लिखवा दूंगा। ये सुनते ही क्लास टीचर सॉन्ग वेनबो का चेहरा गुस्से से पूरा काला पड़ गया। निकल यहाँ से, फिर इसको डायरेक्टली प्रिंसिपल के ऑफिस में जमा कर देना। कुछ देर बाद मैं डीन के ऑफिस पहुंच चुका था। तो आखिरकार ड्रॉप आउट हो रहे हो? उसने बिना कुछ सोचे ड्रॉप आउट फॉर्म पर साइन कर दिया, और फिर मुझे टांट मारने से बाज नहीं आया। फाइनली मैं प्रिंसिपल के ऑफिस पहुंच गया, पर इस बार मेरी मीटिंग प्रिंसिपल जैंग से थी। मैंने एक लंबी सांस ली और कामली कहा, गुड मॉर्निंग प्रिंसिपल सर, मैं लिन यूफे हूँ और मैं विड्रॉल के लिए अप्लाई कर रहा हूँ। प्लीज इस फॉर्म पर साइन कर दीजिए। मैंने फॉर्म उनकी डेस्क पर रख दिया। प्रिंसिपल लिu शेंगन ने हल्का सा फ्राउन किया और एप्लीकेशन के रीजन को चेक किया। टीचर के साथ कॉन्फ्लिक्ट की वजह से फोकस नहीं कर पा रहा और ड्रॉप आउट होना चाहता है, तो तुम ही वो स्टूडेंट हो जिसने अपने टीचर के साथ आर्ग्यू किया था। कितनी सैड बात है। प्रिंसिपल लिu शेंगन को अंदर से वाकई बुरा लग रहा था कि इतने अच्छे मार्क्स वाला एक ब्रिलियंट स्टूडेंट ऐसे क्विट कर रहा था। पर एक ऐसा स्टूडेंट जो फाइट करता हो, टीचर को पलट कर जवाब देता हो और डीन तक की इज्जत नहीं करता हो, उसको स्कूल में रखना ऑब्वियसली सेफ नहीं था। एकदम से मेरे दिमाग में एक मस्त आइडिया आया, प्रिंसिपल सर, मैंने सुना है हमारा नंबर 1 स्कूल डिस्ट्रिक्ट का टॉप मॉडल स्कूल बनने की अपील फाइल कर रहा है। अगर आपको उसके लिए मेरी जरूरत पड़ती है तो बस क्लास टीचर और डीन सर और डीन से मुझे सॉरी बुलवा दीजिए। उसके बाद मैं डेफिनेटली इस बारे में कंसिडर करूंगा। प्रिंसिपल लिu शेंगन ने मुझे अजीब नजरों से देखा। ये पहली बार था जब किसी छोटे स्टूडेंट ने उसके आगे ऐसी बोल्ड कंडीशंस रखी थी। ये लड़का तो पूरा बदतमीज और ओवर कॉन्फिडेंट है। अपने टीचर के इंसल्ट करने के बाद बोल रहा है कि टीचर उससे माफी मांगे। उसने उसी वक्त फॉर्म पर साइन करके मुझे डिसमिस कर दिया। जब मैं वापस क्लास में अपनी डेस्क पैक करके निकलने लगा तो मेरे टेबल पार्टनर सुबी ने हेवली साई करते हुए बोला, खेल खत्म, लगता है अब होमवर्क कॉपी करने के लिए कोई बचा ही नहीं। मैंने उसको आंख मारकर स्माइल करके कहा, तू पूरी जिंदगी बस होमवर्क ही कॉपी करता रह जाएगा, कभी खुद भी पढ़ लिया करना भाई। सुबी ने हेल्पलेस होकर बोला, भाई फीस किस बात की है फिर? लेकिन अब वो ऑप्शन भी खत्म हो गया। मुझे क्लियर, यहाँ तक कि जब मैं पिछली लाइफ में कॉलेज एग्जाम फेल हो गया था, हम कोइंसिडेंटली सेम सिटी की यूनिवर्सिटी में चले गए थे, और सुबे ने ही मुझे बताया था कि चेन सीरो और जाओ टियानलाए चुपके से रिलेशन में थे। ग्रेजुएट होने के कुछ टाइम बाद उनकी शादी का अनाउंसमेंट हो गया। उन दोनों ने काफी हाई स्कूल फ्रेंड्स को इनवाइट किया था, और एंड में पूरे सीन का सबसे बड़ा जोकर सिर्फ मैं ही बना घूम रहा था। आज जब इस बारे में सोचता हूँ तो लगता है क्या कॉमेडी जिंदगी थी। तभी सुबे ने थोड़ा दूर खड़ी चेन सिरो को छुपकर देखा और धीरे से बोला, सुना है चेन सिरो की मॉम क्लास के बाकी दोस्तों से भी मिलने आई थी और सबको वार्निंग देकर गई थी कि तुझ पर नजर रखें, कहीं तो फिर से चेन सिरो को हरास ना करे। ये लाइन सुनकर मैं कंट्रोल नहीं कर पाया और जोरों से हंसने लगा। ओके, मैं तो वैसे भी ये स्कूल छोड़ रहा हूँ। फाइनली स्कूल की बेल रिंग हो गई। सब बच्चे अपना बैग पैक करने लगे और मेरे स्कूल छोड़ने का प्रॉपर टाइम आ चुका था। मैं पलटा और क्लास के दरवाजे की तरफ बढ़ने लगा। अचानक किसी की आवाज आई, वेट। ये चेन सिरो थी जो बड़ी हेजिटेशन के साथ खड़ी थी। मैं सच में तुम्हें रुइन नहीं करना चाहती थी, मैं तो बस मुझे इस तरह विद्रोह होता देखकर शायद उसका ज़मीर आखिरी सांस ले रहा था। मैंने वापस टर्न किया और चेन सिरो को ठीक सामने देखा। बिल्कुल पोकर फेस के साथ बोला, अगर ऑनेस्टली कहूँ तो जब तुमने टीचर से वह झूठ बोला था, मुझे सीरियसली बहुत ज्यादा गुस्सा आया था। मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि तुम इतनी गिरी हुई निकलोगी। चेन सिरो की आंखों में पानी आने लगा। नहीं, मैं डेलिबरेटली तुम्हें क्यों फंसाती? मैं अपने सामने खड़ी उस क्लासमेट को बस देखता रहा। मेरे दिल में अब उसके लिए एक रत्ती भर पुरानी वाली फीलिंग नहीं थी। वह अपने ठीक सामने रोने की बस ओवर एक्टिंग कर रही थी। अंदर से वह एक नंबर की फेक लड़की थी। मुझसे कंट्रोल नहीं हुआ और मैं उसे गुस्से में डांट पड़ा, तुम इतनी चीप हो, जाओ त्यानले के साथ चिपक रही हो बेशर्म। ये सीधी टॉन्ट मारकर मैं वहां से मुड़ गया। ये एक ऐसी फीलिंग थी, यहाँ तक कि उनकी शादी के टाइम भी मैंने उन्हें जलील करने का लाखों बार सपना देखा था, पर वो बस एक सपना बनकर रह गया था। आज मुझे बिल्कुल उम्मीद नहीं थी कि यह सेंटेंस मैं एक्चुअली सच में बोल पाऊंगा। ऐसा क्लियरली फील हो रहा है कि यह रीबर्थ सच में किसी जैकपॉट जैसा है। अब इस लाइफ में मैं पहले की तरह घुट घुट कर नहीं जीऊंगा। घर पहुंचते ही सबसे पहले मैंने पीसी ऑन किया और उस नंबर 1 स्कूल के डिस्कशन फोरम पर लॉगिन किया। मैंने अपने खुद के थ्रेड पर एक अपडेट डाला, बहुत सारी, मैं किसी पर्सनल रीजन से मैं इस स्कूल को ड्रॉप आउट कर रहा हूँ, इसलिए टेम्पररी मैं अपनी स्टोरी पर हॉल्ट लगा रहा हूँ। पिछले कुछ दिनों में अपने रीबर्थ होने के बाद जब भी फ्री टाइम मिलता तो मैं स्कूल के इस प्राइवेट फोरम पर सीरियल नॉवेल्स अपडेट करता था। शुरू में ये मैंने सिर्फ मजे लेने के लिए स्टार्ट किया था कि शायद मुझ में रियल राइटर्स वाला टैलेंट है या नहीं, पर यह अचानक स्कूल ड्रॉप आउट वाला मूव मेरे लिए अनएक्सपेक्टेड था। और अब जब मैं स्कूल की बाउंड्री से फॉर्मली आउट हो रहा हूँ तो यहाँ नॉवल थ्रेड पर पोस्ट करने की क्या जरूरत। जैसे ही ड्रॉप अपडेट ऑनलाइन हुआ, ठीक उसके नीचे एक के बाद एक लाखों कमेंट्स आने लगे, अपडेट रुक क्यों गया, प्लीज भाई अर्ली अपडेट देना। मैंने वो कमेंट पढ़े तो बिना वजह स्माइल करने लगा। यार
सच बोलूं तो लग रहा है मेरे हाथ में राइटर बनने वाला मैजिक जरूर है। देखते ही देखते वक्त स्किप हुआ और अगली वीक का मंडे आ गया। मेरा नंबर 1 से निकलकर प्रॉब्ली नंबर 2 स्कूल में लीगली आना एक तरह से सक्सेसफुली हो चुका था। भले ही वहाँ के टीचर्स नंबर 1 वालों के सेम बैकग्राउंड से आते थे, पर वहाँ का कॉलेज सिलेक्शन रेट पिछले साल से ड्रॉप था। पापा जो ड्राइविंग व्हील हैंडल कर रहे थे बड़बड़ाने लगे, "तू वहाँ तो आग लगा कर ही आएगा। तूने दादाजी को सीरियसली अचानक डरा दिया। ये तो तेरी लक थी जो इन लोगों ने तुझे फाइनल एंड मोमेंट में सेट करा लिया, वरना मेरी मान तो मैं तेरी कसम से टांग ही तोड़ता।" गाड़ी गेट पर फाइनली पहुंची। पढ़ाई के फील्ड में मेरे रिकॉर्ड क्लास 4 थर्ड ईयर का सबसे टॉप साइंस फोकस्ड ब्लॉक था। हमारी क्लास टीचर लियांग यूटिंग वहाँ इंग्लिश पढ़ाती थी। डीन मुझे क्लास 4 में छोड़ने लाया। टीचर लियांग को मेरे ब्राइट हिस्टोरिकल रिकॉर्ड को डिफाइन करने के बाद वो मुड़कर निकल गया। तभी मैंने वहाँ पर एक नया और छोटा सा अपना एक प्राइवेट डिमांड रखा, "टीचर, क्या मैं वैन मैंची की बराबर वाली सीट पर सेट हो सकता हूँ?" टीचर लियांग यूटिंग अचानक हैरान रह गई और ठहर कर पूछा, "वैन मैंची, तुम उसे जानते हो?" वह मेरी लास्ट ईयर की नॉर्मल क्लास फेलो थी। तभी टीचर लियांग हल्का सा मुस्कुरा दी और बोली, "ठीक है।" हम गेट की एंट्री तक बात करते आ गए। अंदर मैथ्स का सेशन चल रहा था, जहाँ सर बच्चों की शीट्स चेक कर रहे थे। उसने रिस्पेक्ट से नोट किया और फिर ठीक मेरे साथ सीधा अंदर चली गई। बाकी लोगों को एक ब्राइट स्माइल देकर उसने पूछा, "सब लोग अटेंशन दें।" मेरी तरफ हाथ करते हुए उसने क्लास को हिंट किया, "चलो मैं अपने न्यू बैच फेलो से आपसे इंट्रोड्यूस कराती हूँ।" टीचर लियांग ने मुझे फ्रंट लाइन पर लाया अपना डिटेल्स खुद बताने। "हेलो एवरीवन, मेरे मार्क्स बिल्कुल एवरेज है, पर मैं डिसिप्लिन मेंटेन रखता हूँ और कभी किसी से फाइट नहीं करता।" मेरे ठीक पीछे खड़ी क्लास टीचर इस बात को सुनकर प्रैक्टिकली जोर से हंस पड़ी। तब उसने ऑफिशियली अनाउंस किया, "आज से लिन यूफे इस क्लास में ऑफिशियली एंटर हो गया है। अभी के लिए ये वैन मेंची की ठीक सीधी वाली डेस्क पर बैठेगा।" आवाज ठहरते ही चश्मा पहने और काफी साइलेंट कैरेक्टर वाली उस बच्ची ने नजरें उठाकर एक दबी हुई आंख से मुझे नोटिस किया। फ्रैंकली ये पहला इंसिडेंट था जो मैं पर्सनल रूप से वहाँ वैन मैंची को मार्क कर रहा था। देखते ही देखते क्लियरली रिवील हुआ, वैन मैंची ऑब्वियसली शायद थोड़ी दबी हुई फील दे रही थी, जिसे अकेले अलग बैठना ठीक लगता था। सोशल फील्ड की ठीक सेंस नहीं, बल्कि क्लास ब्लॉक के अंदर एक कॉमन वीक पॉइंट वाली थी, जिसे नॉर्मली बाकी क्लास की ग्रुप वाले आसानी से टॉर्चर कर लें। इस टाइप का नेचर नॉर्मली इन सब में सबसे छुपी हुई इमेज का रूप होता है, इन्हें ध्यान ही मत दो। लेकिन एक रियल चेंज तब मिला जब वहाँ पूरा डिग्री खत्म हो गया। अचानक हम सब पलटे तो होश ही उड़ गया कि यह साइलेंट बॉम्ब कितना बड़ा था। एक ही फील्ड में सारे उन कैंपस वाले, यहाँ तक कि वहाँ वाले लोगों में पूरी ब्लास्ट जैसी हाइप मचा दी थी। मैंने अपनी डेस्क और चेयर वैन मैंची के बगल में शिफ्ट कर ली। मेरे बैठते ही मैथ्स टीचर ने मुझे भी एक टेस्ट पेपर पकड़ा दिया, "तुम भी इसे सॉल्व कर लो, कल क्लास में डिस्कस करेंगे।" ओके सर। किसी ने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि बेल बजते ही मुझ ट्रांसफर स्टूडेंट का क्या हाल होगा। मैं तो जू का कोई एनिमल बन गया जैसे सब घूर रहे थे। यहाँ तक कि पड़ोस वाली क्लास के स्टूडेंट्स भी कॉरिडोर में तमाशा देखने आ गए। सब मेरी तरफ पॉइंट कर रहे थे। क्या ये वही है? मैंने अभी फर्स्ट हाई में अपने कजन से पूछा था, "सुना है इसने किसी स्पोर्ट्स स्टूडेंट के साथ फाइट की थी और फिर टीचर से भी आर्ग्यू किया, जिस वजह से इसे ड्रॉप आउट करना पड़ा।" "नहीं नहीं, मैंने सुना है कि ये किसी लड़की को परस्यू कर रहा था और उसी के चक्कर में फाइट हुई। और फनी बात यह है कि वह लड़की इसे पसंद तक नहीं करती।" हाँ, क्या मजाक है, ये तो पक्का सिम्प निकला। मुझे बिलीव नहीं हो रहा था कि ट्रांसफर होने के बाद भी चेंसिरो वाले मैटर की वजह से मुझ पर एक सिम्प का टैग लग चुका है। तभी फिजिक्स रैप वे इंजे मेरे पास आया। "बड़ी, सुना है तुम फर्स्ट हाई से फाइट करके निकाले गए हो?" तभी तालियों की आवाज आई और एक काफी प्रिटी दिखने वाली लड़की मेरे पास आई। शिनशिनुए ने हंसते हुए कहा, "वे यंगजे, तुम्हें पूरी स्टोरी नहीं पता ना? इसने फर्स्ट हाई की ब्यूटी को परस्यू करने के लिए एक स्पोर्ट्स स्टूडेंट को पीट दिया था और सुना है कि वो स्टूडेंट टीचर का बेटा था, इसलिए इसे स्कूल छोड़ना पड़ा। वैसे सच कहूँ तो मैं चंद सिरो को जानती हूँ।" मैंने हैरानी से इस नई क्लासमेट को देखा। "तुम चंद सिरो को जानती हो? हम प्राइमरी स्कूल में क्लासमेट्स थे।" ये सुनकर मैंने मुंह बनाया, "अगर तुम दोनों बचपन की क्लासमेट्स हो तो मेरा ये ट्रांसफर तो वेस्ट हो गया।" तभी मैं सोचूं कि मेरे यहाँ आते ही मेरा पूरा सीक्रेट कैसे लीक हो गया। शिनशिनुए ने आंख मारी और सडन एक्साइटमेंट के साथ पूछा, "क्यों ना तुम चंद सिरो को छोड़कर मुझे परस्यू करो? आजमा कर देख लो।" आसपास के स्टूडेंट्स हंस पड़े। "क्या तुम्हारा ऑलरेडी जेंग यानसोंग के साथ सीन नहीं चल रहा?" शिनशिनुए ने काउंटर किया, "मैंने जेंग यानसोंग को हाँ थोड़ी बोला है, और वैसे भी मुझे टॉप स्कॉलर्स पसंद हैं। ये फर्स्ट हाई के टॉप 10 में से है हमारे स्कूल में, तो ये पक्का टॉप 3 में होगा।" और मुझे ये काफी ह्यूमरस भी लगा। एक टॉप स्टूडेंट होकर भी इंट्रोडक्शन में बोला कि ग्रेड्स एवरेज हैं, फाइट करके निकाला गया, फिर भी बोलता है कि कभी फाइट नहीं की। शिनशिनुए ने मुझे फुल एक्सपेक्टेशंस के साथ देखा। "तो क्या ख्याल है, या फिर मैं तुम्हें परस्यू कर लूं? मुझे स्ट्रॉन्ग फीलिंग आ रही है कि तुम बिल्कुल मेरी टाइप के हो और मैं चंसिरो जैसी फेक नहीं हूँ। अगर कोई मेरे लिए फाइट करे ना तो मैं खुशी से रो पड़ूंगी।" मैंने शिनशिनुए को ध्यान से ऑब्जर्व किया। नॉट बैड। हाई स्कूल स्टैंडर्ड्स के हिसाब से ये सच में एक प्रिटी लड़की है। कॉलेज जाने के बाद अगर थोड़ा मेकअप और स्टाइलिंग कर ले तो पक्का कैंपस ब्यूटी लेवल की होगी। लेकिन तभी अचानक पीछे से एक आवाज आई, "बस एक सिम्प ही तो है।" हाँ, अचानक एक आवाज गूंजी, "एक सिम्प ही तो है।" वह लड़की इसे भाव तक नहीं देती और ये बेवकूफ उसके लिए लड़ने पहुंच गया। एंड में पनिशमेंट मिली और स्कूल से निकाल दिया गया। कितना बड़ा इडियट है। जेंग यानसोंग ने मुझे घूरते हुए एक वार्निंग वाले अंदाज में देखा। "तुम्हारे लिए बेटर यही होगा कि तुम शिनशिनुए से दूर रहो।" इतना बोलकर वह अपने दोस्तों के साथ बास्केटबॉल लेकर बाहर निकल गया। अगर ये मेरी पास्ट लाइफ होती तो मैं शायद इस वानबी गैंगस्टर की वार्निंग से डर भी जाता। आखिर इसका एटीट्यूड बिल्कुल उन बुली टाइप लड़कों जैसा था जिनसे पंगा लेना सेफ नहीं लगता।